Hi everyone. In this video, I am going to discuss chapter number 1 of class 6 science, that is food. Where does it come from? So आपसे मेरी एक गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 99% जो ये चैप्टर है टोटली कंप्लीट हो जाएगा विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको इसको परमानेंट फिक्स करना है अपने माइंड में, तो इसके बाद आप वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स 2x स्पीड पे देखिएगा और साथ में एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जरूर रीड करिएगा ताकि आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ इन योर एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें फूड क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड इट। सो इम्पॉर्टेंट जो सबका आंसर होगा कि हमें सर्वाइव करने के लिए हमें फूड चाहिए टू सर्वाइव। ओके, नेक्स्ट हमें एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करनी है, हमें ऊर्जा मिलेगी, उससे फिर हम अपने जो डेली के टास्क हैं उनको परफॉर्म कर पाएंगे। सो फॉर एनर्जी वी नीड इट। जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयर करने के लिए और उनकी रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। सो टिश्यूज़ के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, हमें माल न्यूट्रिशन ना हो उसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हमें प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे, डिजीज़ फ्री रहे, इसलिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। सो ये था पॉइंट नंबर 1 कि हमें फूड क्यों चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज टर्म इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या होता है? एनी मटेरियल विच इज़ यूज टू प्रिपेयर अ फूड, उसको हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। किसी भी खाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उसी को हम इंग्रेडिएंट बोल देते हैं। और इससे हम जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क टी है, उसमें हम कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं? शुगर, चाय पत्ती, उसके बाद इसको हम टी बोलते हैं, एंड देन मिल्क एंड वाटर एंड समटाइम्स एडिशनल थिंग्स जैसे कि गिंगर हो गया, सोप हो गई, और साथ साथ में कई बार हम हल्दी वल्दी भी डाल लेते हैं। तो ये सारे हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर अ टी। तो ये टर्म भी हमारी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट टर्म पे हम चलते हैं कि स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं। नॉर्मल आपने सीड्स का तो सुना होगा, सीड्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल ब्लैक चना खाया होगा सबने, आई होप। और उसके बाद मूंग दाल। ये दोनों एग्जाम्पल हैं जब हम इनको वाटर में कुछ टाइम के लिए सोक करते हैं, ठीक है, और सोक करने के बाद वाटर को हम ड्रेन कर देते हैं एंड इसको एक ड्राई वेट क्लॉथ में इनको हम जब डाल देते हैं तो कुछ घंटे बाद क्या होता है, इनके अंदर से ये जैसे सीड है, ठीक है, इनके अंदर से एक वाइट कलर का ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। और जैसे ही ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है हम उसको बोलते हैं दिस इज अ स्प्राउटेड सीड्स, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और इसमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो आपको एज अ ब्रेकफास्ट इसको लेना चाहिए, ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट एनिमल्स के टाइप्स कितने होते हैं उनकी फूड हैबिट के बेसिस पे। सो टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। सो 3 टाइप्स जो हैं होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज हार्बीवोर एंड सेकंड वन इज कार्निवोर एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर। सो हार्बीवोर कौन से होते हैं? जो एनिमल्स प्लांट्स या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर। ओके, नेक्स्ट वन इज कार्निवोर। कार्निवोर का मतलब होता है दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ओमनिवोर। ओमनिवोर आर दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। ओके, हम प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं जैसे कि वीट हो गया, और एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क हो गया, और कार्निवोर जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं लाइक टाइगर। ओके, सो ये आपको तीनों टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर नोन एज, ऑप्शन में आपको ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे। सो आंसर विल बी हार्बी
वोर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स खाते हैं और मेनली वो पार्ट्स हम कौन से एज अ वेजिटेबल, एज अ फ्रूट लेते हैं, तो हम इसमें देखने वाले हैं। मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कि पोटैटो स्टेम है या रूट है, और स्वीट पोटैटो रूट है या स्टेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ सम रूट्स। हम किस किस फूड का हम रूट पार्ट खाते हैं। सबसे पहले आती है कैरेट, ठीक है, रेडिश, देन टर्निप, फिर आता है मेन एंड इम्पोर्टेंट स्वीट पोटैटो का एग्जांपल, एंड दिस वन इज बीट रूट। तो इन सब की हम जो हमारा प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, हम रूट खाते हैं। और आपको जो क्वेश्चन मेनली किस में कन्फ्यूज़न किस में होता है कि पोटैटो इज़ अ स्टेम और रूट, और दूसरा होता है स्वीट पोटैटो इज़ अ रूट और स्टेम। तो आपको ध्यान रखना है जो स्वीट पोटैटो होती है, जिसको हम हिंदी में शकरकंदी भी बोलते हैं, तो ये हमारी होती है रूट, और जो सिंपल आलू होता है वो हमारा होता है स्टेम। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, स्टेम के हम कौन कौन से खाते हैं। तो शुगर केन, जो गन्ना होता है वो स्टेम में आता है। देन बनाना में हम स्टेम के साथ साथ फ्लावर का पार्ट भी खाते हैं। उसके बाद पोटैटो और अनियन मीन्स प्याज का हम स्टेम पार्ट खाते हैं। देन गार्लिक मीन्स लहसुन, एंड गिंगर, और गिंगर का मतलब अदरक। तो ये हम मेनली क्वेश्चन इन 2 पार्ट से बनते हैं कि रूट्स और स्टेम्स, ये रूट है या स्टेम है। नेक्स्ट लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके एग्जांपल्स काफ़ी इजी होते हैं, आप नाम देख के भी पता कर सकते हैं। जैसे कि लीव्स में आ जाएगा लेट्यूस, स्पाइनच मतलब कि पालक, कैबेज, और ये बंद गोभी, फूल गोभी जो आती है उनको बोलते हैं कोरिएंडर, धनिया, मिंट, बेसिल। तो ये सब लीव्स में आती हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं फ्लावर के पार्ट, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, और हमने बनाना तो देख ही चुके हैं, बनाना में स्टेम भी होता है और फ्लावर भी होता है। सो उसके बाद नेक्स्ट है जो ब्रिंजल है वो क्या है, और जो चिली है वो क्या है। ये आपके लिए एक मेन क्वेश्चन है, दैट चिली इज मिर्ची और सेकंड इज ब्रिंजल। ऑप्शंस हैं कि चिली क्या है, चिली इज अ फ्रूट और वेजिटेबल, एंड सेम ऑप्शन इज ब्रिंजल इज अ फ्रूट और वेजिटेबल। ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये दोनों क्या हैं, ठीक है। और जो सही बताएगा उसके कमेंट को कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। चिली इज़ व्हाट, आइदर इट इज़ अ वेजिटेबल और फ्रूट, और आइदर ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट और वेजिटेबल, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं सीड्स पे। सीड्स भी काफ़ी इजी होता है, देख के बता सकते हैं। जैसे कि राजमा हो गया, साथ में फिर ये छोले हो गए, चिकपी हो गई, सीरियल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, सीड्स वाले पार्ट में आते हैं। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। मेनली याद क्या रखना है इसमें, पोटैटो क्या है, स्टेम है, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट में आता है। बाकी सारे एग्जाम्पल्स तो नॉर्मल है ही, कन्फ्यूज़न मेनली इस 2 में ही होता है। ये है फर्स्ट टर्म आती है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? सो मेनली हमें पता है कि हमें प्लांट से भी फूड मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, बट जो मेन पॉइंट है ना, मतलब मेन पॉइंट खाना बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है प्लांट्स से, और प्लांट्स को ही हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये प्लांट्स कौन से प्रोसेस का यूज़ करके फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ये आप सभी ने सुना होगा। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ओके। सो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, और अगर आपको इसकी रिएक्शन पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो नो इट। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है स्क्वेंजर। स्क्वेंजर वो एनिमल्स होते हैं मेनली जो मरे हुए डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। फ्लैश से मतलब होता है मांस खाते हैं। सो जो डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है मेनली वल्चर। सो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दैट
व्हाट इज वल्चर? ऑप्शन में हाँ होगा आपको स्क्वेंजर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा आपका वल्चर इज अ स्क्वेंजर। नेक्स्ट टर्म इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो एनिमल्स होते हैं जो किसी मरे हुए डेड प्लांट या फिर डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब है वापस उनको मिट्टी में मिलाते हैं ताकि गंदगी ना फैले आसपास। तो डिकम्पोजर्स का ये काम होता है। और इसमें मेनली एग्जाम्पल कौन से आते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, और जो वल्चर होता है वो स्क्वेंजर होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। और इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू 2 क्वेश्चंस। नंबर 1 इज जो ग्रीन चिली होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है? आपको हिंट दिया जाएगा, तब हम बहुत ज़्यादा ग्रीन चिली खा लेते हैं तो हमारे मुंह में से, कानों में से आवाज़ निकलती है सी 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 सी। सो आपको बताना है इसमें कौन सा विटामिन मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज आपको एक एग्जांपल देना है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट फूड, क्योंकि हमें उससे सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। सो इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर जरूर करिएगा। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 साइंस, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो कौन कौन से हम इसमें सब टॉपिक्स करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उनमें फर्दर कितने टाइप के मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं एंड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है स्टार्च, एंड देन फिर प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनकी प्रेजेंस किसी फूड में है या नहीं है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वो हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन हम देखेंगे जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, हमें इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एंड देन फोर्थ हम देखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। एंड देन लास्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस, कि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। सो आई होप आपको ये सब टॉपिक्स समझ आ चुके होंगे, एक ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर में आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम देखेंगे सिर्फ फर्स्ट हेडिंग, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और उनके फर्दर जो है हम कैसे कैसे उनको अपना यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट जो है ना, आप इसको नंबर 7 को याद रखना, इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। 7 नंबर काफ़ी इजी है याद करना। शादी में कितने फेरे होते हैं? 7 होते हैं। तो ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आपको याद रखना है टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स। अब इनमें से कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ एडिशनल होते हैं। तो सबसे पहले हम मेजर देखने वाले हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि टोटल 5 हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम कार्ब्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है फैट, एंड देन थर्ड वन इज प्रोटीन, नेक्स्ट इज विटामिन, एंड लास्ट मेजर न्यूट्रिएंट इज मिनरल। आई होप आपको ये पांचों न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में। एंड देन उसके बाद जो 2 एडिशनल होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स, एंड सेकेंड वन इज वाटर। सो हमारी बॉडी को इन 7 न्यूट्रिएंट्स की, ये 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि वाटर ज़्यादा ले रहे हैं या फिर प्रोटीन का अमाउंट हम अपनी बॉडी में ज़्यादा कर देते हैं, फैट लूज़ करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल लो कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जो कंपोनेंट है वो एक फिक्स रेशो में हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है, तो उसी हिसाब से हमें इसको लेना चाहिए। अब हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं ना, हम इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं। हम इनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोटीन और विटामिन होते हैं,
प्रोटीन जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। आपने सुना होगा जो जिम वगैरह करने जाते हैं वो प्रोटीन शेक लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। नेक्स्ट जो विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से सेव करते हैं, तो हम इसलिए इनको दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिव फूड। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनके अल्टरनेट नेम क्या क्या हैं और ये नेम उसी बेसिस पे दिया गया है कि इनका यूज़ क्या है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। हम कुछ मीठा खाते हैं तुरंत, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम इसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी के जो डाइजेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। और वाटर जो है, वाटर हमारी बॉडी में भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक प्रॉपर अमाउंट में हमें इसको दिन में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल मेजर न्यूट्रिएंट्स और माइनर न्यूट्रिएंट्स। टोटल नंबर 7 है, 5 + 2 आपको याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है और प्रोटीन है इनका टेस्ट क्या क्या होता है। वन मोर पॉइंट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली 2 फॉर्म में पाया जाता है हमारे फूड में। फर्स्ट होती है स्टार्च की फॉर्म में एंड सेकंड जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है वो होती है शुगर, ठीक है। जो भी मीठा होगा ना, मीठा खाना, इसका मतलब ये समझ लो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और ये हम क्लियर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Hi everyone, in this session we are going to discuss subtopic of chapter components of food and this is part 2. So इसमें हम देखने वाले हैं कि स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोटीन टेस्ट कैसे करते हैं एंड देन लास्ट एंड फाइनल फैट टेस्ट कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्च टेस्ट पे आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो जैसे कि हम जो पोटैटो होता है उसको पील करके और उसको जब हम वाटर में वॉश करते हैं तो वाटर जो है थोड़ा वाइटिश जो है उसमें कुछ छोड़ देते हैं। तो जो वो सॉल्यूशन होता है ना उसमें क्या करना है आपको, वो सॉल्यूशन में ये जैसे आपने इसमें वाटर था इसमें, ठीक है, सिंपल वाटर, इसमें आपने आलू को डिप कर दिया कुछ देर के लिए और फिर जो ये वाटर का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है ना, सिर्फ आप उसको उस वाटर को यूज़ करना होगा और उस वाटर में आपको क्या ऐड करना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। और ये कैसे बनता है, ये बनता है टिंचर आयोडीन में जब हम वाटर ऐड कर देते हैं तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बन जाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है ये डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर जो इस सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाता है। इट मीन्स अगर ब्लू ब्लैक कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो मतलब उस फूड में स्टार्च है। मेनली क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट पूछा जाता है कि स्टार्च टेस्ट में कौन सा कलर इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है डायरेक्ट रिजल्ट कि ब्लू ब्लैक कलर अगर प्रेजेंट होता है टेस्ट करने के बाद, इट मीन्स इट इज़ हैविंग स्टार्च। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिएगा, 2 चीज़ें चाहिएंगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज कॉस्टिक सोडा। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, उसके आपको 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं और साथ में 10 ड्रॉप्स लेने हैं कॉस्टिक सोडा के और उसको वॉयलेट जो प्रोटीन का सॉल्यूशन है उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो उसका कलर वॉयलेट में चेंज हो जाएगा और अगर वॉयलेट में कलर चेंज हो जाता है इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज हैविंग प्रोटीन। तो क्वेश्चन क्या आएगा डायरेक्टली कि प्रोटीन टेस्ट किया गया है इस फूड का और जो इसमें प्रोटीन पाया गया है तो आप बताइए कि कौन सा कलर इंडिकेट करता है कि इट इज़ हैविंग प्रोटीन। तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर वॉयलेट कलर आ जाता है कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालने में तो इट मीन्स इट इज़ हैविंग प्रोटीन। सो लास्ट एंड फाइनल फैट टेस्ट सबसे ईजी है। जैसे कि आप कोई भी फैटी चीज़ लिए, प्रोटीन वगैरह आपने लाइक समोसा ले लिया या फिर पकोड़ा ले लिया, उसको आप एक पेपर में रैप करके देखिए,
और थोड़ी देर बाद जब उसको आप साइड में रखेंगे तो आपका जो पेपर है ना वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं है क्लियरली, बट ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। आपको उस पेपर जहाँ पे वो पैच बना है ना उसमें से थोड़ा बहुत विजिबल होने लग जाता है, आर पार थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। इट मीन्स दैट फूड इज हैविंग फैट। तो आई होप आपको ये तीनों टेस्ट समझ आ गए होंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। In this lecture we are going to discuss chapter 2 of class 6 science, that is components of food. So कौन कौन से हम इसमें सब टॉपिक्स करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उनमें फर्दर कितने टाइप के मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं एंड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है स्टार्च, एंड देन फिर प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनकी प्रेजेंस किसी फूड में है या नहीं है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वो हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन हम देखेंगे जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, हमें इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एंड देन फोर्थ हम देखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। एंड देन लास्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस, कि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। सो आई होप आपको ये सब टॉपिक्स समझ आ चुके होंगे, एक ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर में आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम देखेंगे सिर्फ फर्स्ट हेडिंग, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और उनके फर्दर जो है हम कैसे कैसे उनको अपना यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट जो है ना, आप इसको नंबर 7 को याद रखना, इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। 7 नंबर काफ़ी इजी है याद करना। शादी में कितने फेरे होते हैं? 7 होते हैं। तो ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आपको याद रखना है टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स। अब इनमें से कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ एडिशनल होते हैं। तो सबसे पहले हम मेजर देखने वाले हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि टोटल 5 हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम कार्ब्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है फैट, एंड देन थर्ड वन इज प्रोटीन, नेक्स्ट इज विटामिन, एंड लास्ट मेजर न्यूट्रिएंट इज मिनरल। आई होप आपको ये पांचों न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में। एंड देन उसके बाद जो 2 एडिशनल होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज वाटर। सो हमारी बॉडी को इन 7 न्यूट्रिएंट्स की, ये 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि वाटर ज़्यादा ले रहे हैं या फिर प्रोटीन का अमाउंट हम अपनी बॉडी में ज़्यादा कर देते हैं, फैट लूज़ करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल लो कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जो कंपोनेंट है वो एक फिक्स रेशो में हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है, तो उसी हिसाब से हमें इसको लेना चाहिए। अब हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं ना, हम इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं। हम इनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोटीन और विटामिन होते हैं, प्रोटीन जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। आपने सुना होगा जो जिम वगैरह करने जाते हैं वो प्रोटीन शेक लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। नेक्स्ट जो विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से सेव करते हैं, तो हम इसलिए इनको दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिव फूड। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनके अल्टरनेट नेम क्या क्या हैं, और ये नेम उसी बेसिस पे दिया गया है कि इनका यूज़ क्या है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। हम कुछ मीठा खाते हैं तुरंत, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम इसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है?
ये हमारी बॉडी के जो डाइजेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। और वाटर जो है, वाटर हमारी बॉडी में भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक प्रॉपर अमाउंट में हमें इसको दिन में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल मेजर न्यूट्रिएंट्स और माइनर न्यूट्रिएंट्स। टोटल नंबर 7 है, 5 + 2 आपको याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है और प्रोटीन है, इनका टेस्ट क्या क्या होता है। वन मोर पॉइंट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली 2 फॉर्म में पाया जाता है हमारे फूड में। फर्स्ट होती है स्टार्च की फॉर्म में, एंड सेकंड जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है वो होती है शुगर, ठीक है। जो भी मीठा होगा ना, मीठा खाना, इसका मतलब ये समझ लो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और ये हम क्लियर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और इसमें मेनली जो है हम सब कुछ कवर करने वाले हैं डिटेल में, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं मिलेंगे, बट एडिशनल पॉइंट्स, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको कुछ एडिशनल बताया जाए। एंड सेकंड पॉइंट इज़, इस वीडियो में ये चैप्टर फिनिश नहीं होगा, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे। एक आएगा स्पेशली विटामिन्स पे बेस्ड और दूसरा पार्ट होगा मिनरल्स पे बेस्ड, और उसके अलावा जो भी सब टॉपिक्स हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट में देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेनली 7 उनके कंपोनेंट्स 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिलते हैं, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और आउट ऑफ दो 7, 5 आर मेजर कंपोनेंट्स। तो उनमें से जो कार्बोहाइड्रेट था, फैट्स था और प्रोटीन्स था, उनके हम सोर्सेज देखने वाले हैं। 3 आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी होंगी टू नो दैट आइदर इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। सो सबसे पहले आपको एक हिंट याद रखना है अपनी लाइफ में कि जिस भी सब्सटेंस से हम रोटी टाइप मटेरियल या फूड बना सकते हैं, उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फॉर एग्जांपल, व्हीट से हम रोटी बनाते हैं, राइस से ये डोसा वगैरह बनता है, बाजरा, इसकी भी रोटी बनती है। देन उसके बाद जो भी पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो होता है, शुगर केन होता है, पपाया होता है, मेलन होता है, मैंगो होता है, मेज़ होता है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये पेज नंबर 13 पे, सॉरी पेज नंबर ये आपको 11 पे ये पिक्चर मिलेगी, और उस पिक्चर के थ्रू आपको ये सोर्सेज पता होने चाहिए कि किस फूड में क्या मिलता है। सो नेक्स्ट इज़ फैट। फैट जो है मेनली ग्राउंड नट्स, जो कि मूंगफली होती है, नट्स में, तिल में, मीट में, फिश में, एग में, मिल्क में, बटर में और क्रीम में, जितने भी फैट मेनली उसमें मिलेगा। जितने भी ऑयल जो होते हैं उनमें, और मेनली जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में फैट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, जितनी भी दालें होती हैं ना, सब में प्रोटीन पाया जाता है। और फिर आप स्पेसिफिक याद कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल होगी, पीस हो गई, बीन्स हो गई, सोया बीन्स हो गई, मीट, फिश, पनीर, एग्स, इन ये सब जो है कॉमन है। कुछ प्रोडक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो उनमें फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। सो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का अल्टरनेटिव नेम इन दोनों का क्या है। दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स। हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। हम जैसे ही इनमें से कोई चीज़ लेते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। फिर आपको क्वेश्चन है आपके लिए, आपने फैट लिया और कार्ब्स लिए, ठीक है, और दोनों इक्वल अमाउंट में आपने लिए हैं, बट आपको एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगी? फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि अगर हम 1 kg फैट खाते हैं और 1 kg कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगी? 1 kg फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगर हम, आपने सुना होगा किसी भी चीज़ की अधिकता हमेशा हार्मफुल होती है। सो ऐसे ही बॉडी में भी अगर न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाए किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की, तो उससे हमारे शरीर में बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप फैट, ऑयली चीज़ें डेली खाते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। और मोटापे को हम मेनली जो वर्ड यूज़ किया जाता है, टर्म, साइंटिफिक टर्म, दैट इज़ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी किसकी वजह से होता है? एक्सेस ऑफ फैट की वजह से आपको ओबेसिटी हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। हमने देखा प्रोटीन और उनके सोर्सेज। हमने लास्ट वीडियो में इसका अल्टरनेट नाम भी देखा था, वो आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन्स को हम मेनली बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। बट इसको भी हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही लेना चाहिए, एक्सेस में नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ दिन भर प्रोटीन खा रहे हैं, हमने फैट वगैरह छोड़ दिया, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हमें कौन सी बीमारियां होंगी? तो दो तरह की डिजीजेज होती हैं मेनली। सबसे पहले आती है क्वाशियोर-कोर, 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 ठीक है। एंड सेकंड इज PEM, और इसको कई बार हम एक वर्ड से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्समस, ओके। और अगर आपको लगता है ये यूज़फुल नहीं है तो एक बार DSSB साइंस का पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको PEM की फुल फॉर्म पूछी मिलेगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मेनली अगर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो हमें जो बच्चे होते हैं छोटे 2.5 साल की आयु से 3 साल तक के, उनको क्वाशियोर-कोर हो जाता है। उसमें मेनली क्या होता है, जो टमी होता है ना, वो बाहर की तरफ निकल जाता है और काफ़ी फूला हुआ नज़र आता है, लार्ज स्पॉट की तरह वो दिखता है। उसके बाद अगर प्रोटीन के साथ साथ किसी की डाइट में कार्ब्स की भी कमी हो जाती है, उसको प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल पा रहा है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको जो है एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वाशियोर-कोर होती है अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर मार्समस डिजीज होती है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। आपको ये नोट डाउन करते रहना है साथ के साथ। अब आपने देखा ये डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन की वजह से क्वाशियोर-कोर हो रही है, ठीक है। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी हो जाती है, तो हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है या फिर मार्समस डिजीज़ होती है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब इंडिया में इन चीज़ों से फेस करने के लिए, इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है कि हमारे देश में भूखमरी ना रहे, तो ये सब कुछ स्कीम्स आई, तो उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो होती है ICDS, और इसकी फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये मेनली माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आपने सुना होगा मिड डे मील। तो मिड डे मील जो आया था MMM, मिड डे मील, MDM, मिड डे मील जो स्कीम थी, हम इसकी एक बार हिस्ट्री देखते हैं, ये क्या होती है वो देखते हैं। तो मिड डे मील में क्या होता है, बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाता है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें सभी को लंच प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज कौन सी क्लास तक किया जाता है, ये किया जाता है 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट कौन सा स्टेट लेके आया था? फर्स्ट टाइम जो ये स्कीम है मिड डे मील स्कीम, ये तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस की गई थी। और उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पूरी कंट्री में इस स्कीम को, इस मिड डे मील स्कीम को रोल आउट करना पड़ेगा। और फिर ये पूरे कंट्री में हर एक स्कूल में इसको फॉलो करना शुरू कर दिया गया था। तो आपको ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर चुके हैं, फैट्स डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे विटामिन्स। मैंने बोला है डिटेल में नहीं होगा, सिर्फ ओवरव्यू होगा, विटामिन के लिए एक स्पेशल वीडियो भी आएगी। तो विटामिन्स और मिनरल्स, हमने इसका अल्टरनेट नाम क्या बताया था? ये दोनों होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमें डिजीज से सेव करते हैं। सो विटामिन सबसे पहले कौन कौन से होते हैं? विटामिन होते हैं विटामिन ए,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सी, डी, ई और विटामिन के। सो ये टोटल विटामिन होते हैं। फिर इसके बाद कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो बाकी होते हैं अदर ए, डी, ई के, ये पानी में नहीं घुलते हैं। अगर आप विटामिन सी एक्सेस में ले लेते हैं तो ये यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी जो है इसको एक्सक्रीट आउट कर देगी, बट जो ये बाकी विटामिन हैं इनको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें टोटल कितने विटामिन मिलते हैं? तो टोटल मिलते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? वो होता है B1, B2, B3, देन B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये था विटामिन्स को लेके। अब इसमें मेनली क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं कि इन सभी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से स्पेसिफिक डिजीजेस कौन सी होती हैं, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन सब विटामिन के केमिकल नेम्स क्या हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे कि इनके केमिकल नेम्स क्या हैं, इनसे डिजीजेस कौन सी होती हैं। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं कि विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसकी कोई भी यूज़ नहीं होती है। इसीलिए मेनली जैसे अगर आपको नींबू डालना है सब्जी में या फिर राइस वगैरह पे, तो आप पकते हुए किसी भी चीज़ में ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कुछ यूज़ ही नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कम्प्लीटली। थोड़ा सा ठंडा हो जाता है खाना, उसके ऊपर से हम उसको डाल सकते हैं, वो ही फ़ायदेमंद रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑन हीटिंग विटामिन सी गेट टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, हम सारे विटामिन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर आता है नेक्स्ट पोर्शन जो कि होता है मिनरल्स का। ठीक है, तो मिनरल्स भी आपको एक टेबल मिल जाएगी इस चैप्टर के लास्ट में। तो वहाँ से जैसे कि कैल्शियम हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, देन फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया। तो आप सभी को इनके सोर्सेज पता होने चाहिए और इनकी कमी से क्या होता है ये पता होना चाहिए, जो कि हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने देखा था, जो 2 एडिशनल कंपोनेंट्स थे फूड के, सबसे पहले था डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स और लास्ट था वाटर। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स, इनका दूसरा नाम क्या होता है? इनका दूसरा नाम होता है रफेज। ठीक है, रफेज इनका दूसरा नाम होता है। और ये मेनली क्या करते हैं? ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। और अगर आप ये डाइटरी फाइबर्स फूड की फॉर्म में नहीं लेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो आपको ये कुछ थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। सो अब हम देखते हैं डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। वेजिटेबल्स खा लीजिए आप, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर जो आटा होता है, होल ग्रेन होता है, वो खाइए। कभी कभी पोटैटोज लीजिए। इन सब में जो है क्या होता है? डाइटरी फाइबर मिलता है। तो आई होप आपको ये डाइटरी फाइबर्स का भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ वाटर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड। अगर हमारे शरीर में वाटर की कमी हो जाती है तो उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म बनी है, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इट मीन लॉस ऑफ वाटर हुआ है हमारी बॉडी से, और उसको हमें ठीक कैसे करना होगा? बाय टेकिंग ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये होता है
पानी में चीनी और नमक का घोल जो होता है उसी को हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सो वाटर का लॉस होना इट मीन्स आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है, और ये मेनली कब होता है, जब आपको लूज मोशन लगे हों या फिर डायरिया हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन होगा। और आपको डिहाइड्रेशन से कोई और प्रॉब्लम ना हो तो आपको तुरंत दिन भर कम से कम 3 या 4 बार ORS का घोल लेना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल लेना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि हमें दिन में कितने लीटर पानी पीने की आवश्यकता है। तो अराउंड 5 to 7 लीटर आपको वाटर की अमाउंट दिन भर में लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में वाटर की कमी ना हो। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे विटामिन और मिनरल्स को। सो तब तक स्टे कनेक्टेड एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब। हे हाय एवरीवन। सो इन दिस वीडियो ये होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 4 एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में टॉपिक व्हाट इज़ विटामिन्स, विटामिन्स के टाइप्स एंड देन फर्दर विटामिन्स को किसने डिस्कवर किया था और उनके साइंटिफिक नेम्स क्या हैं। आप 2 पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा। विटामिन्स में मेनली आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। हाँ, सी जो है उसका पूछ लिया जाता है, लेकिन बाकी विटामिन्स के सोर्सेज नहीं पूछे जाते हैं इतने ज़्यादा। मेन फोकस रहता है कि इन सभी विटामिन्स के साइंटिफिक नेम क्या हैं और साथ में उनसे होने वाली जो पॉपुलर डिजीज़ हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। सो आई होप आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ऑल्सो डू सब्सक्राइब। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि विटामिन्स को किसने डिस्कवर किया है। सो नोट डाउन कर लीजिए, कैसिमिर फंक ने विटामिन्स जो विटामिन टर्म है उसको कॉइन किया है। उसके बाद हम ऑलरेडी पार्ट 3 में देख चुके हैं कि विटामिन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स फॉर एग्जांपल A, C, D, E, K। सी नहीं होता है, दिस इज़ अ विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सब वाटर सोल्यूबल होते हैं, और बाकी ए, डी, ई, के ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1 बाय 1 कि किस विटामिन से क्या बीमारी होती है और उनके साइंटिफिक नेम क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है। कई बार क्या होता है, कंप्लीट लॉस हो जाता है, कई बार पार्शियल लॉस होता है, कई बार रात में देखने में प्रॉब्लम होती है। और विटामिन ए का नाम है साइंटिफिक नेम रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। मेरे साथ बोलिएगा, क्या है नेम? रेटिनोल। और आपको इसके लिए ट्रिक है, अरे विटामिन ए लिया क्या? अरे, ठीक है, अरे से याद रखिएगा। अरे ए से मतलब हम बोलते हैं ना, अरे हम यूज करते हैं अपनी स्लैंग लैंग्वेज में, तो ऐसे ही आपको इससे याद रखना है। अरे, ए से विटामिन ए और आर ई से मतलब रेटिनोल। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी में क्या होता है, इसकी अगर कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी डिजीज हो जाती है। और स्कर्वी डिजीज में क्या सिम्टम्स होते हैं, जो आपके मसूड़े हैं उनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और साथ में आपको क्या देखना है, जो विटामिन सी होती है ना, उसको आपको एक पॉइंट और याद रखना है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो जो हमारे घाव होते हैं ना, वो उनको हील होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस विटामिन की कमी से वाउंड्स को हील होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो होगा विटामिन सी। और इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसको हम याद रखेंगे, एक टर्म है आपने सुना होगा CA। कई लोग बोलते हैं ना, किसने क्या किया है? CA की है। तो CA एक कोर्स है, आप सर्च कीजिएगा और आपको फिर पता चल जाएगा। CA से याद रख लीजिए, और C से मतलब होगा विटामिन सी, A से मतलब होगा एस्कॉर्बिक एसिड।
ठीक है। तो छोटी छोटी टर्म्स याद रखिए सिर्फ, ताकि आपको ऑप्शन देखें तो आपको ए से याद आ जाए, हाँ आर ई से रेटिनोल याद आ जाए कि हाँ ऑप्शन में मेरे को ये आर ए दिख रहा है, तो ये आपको ध्यान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, विटामिन डी की कमी से क्या डेफिशिएंसी डिजीज होती है, तो ये होती है रिकेट्स, ठीक है। और रिकेट्स में क्या होता है, जो बोन होती है ना वो सॉफ्ट होने लग जाती हैं और फिर वो बेंड होने लग जाती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रिकेट्स। इसका नाम है साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल। जब हम किसी की झगड़ा वगैरह हो जाता है, ठीक है, हमारे या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, स्पेशली हरियाणा यूपी पंजाब, तो हम मेनली बोल देते हैं कि हाँ तू बड़ा डीसी लग रहा है। तो डीसी का मतलब हमें अपने इसमें याद रखना है, डी से मतलब विटामिन डी और सी से मतलब कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन ई पे, एंड ये है, इससे होती है क्रोन डिजीज या फिर फर्टिलिटी भी, लेस फर्टिलिटी भी हो जाती है कई बार। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो आपको क्रोन डिजीज होगी और साथ में लेस फर्टिलिटी भी शो हो सकती है। और क्रोन डिजीज में क्या होता है, मेनली जब अगर आपको विटामिन ई की कमी हो जाए तो जो आपका ये माउथ है ना, लिप्स के अराउंड जो ये यहाँ पे ये पार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इरिटेशन होने लग जाती है, तो उसी को हम क्रोन डिजीज बोलते हैं। उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम हमने देखा टोकोफेरोल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। इसको आप याद रखिएगा, मेरी ब्यूटी को मत टोको, तो ब्यूटी ई आ रहा है तो मतलब टोको, तो ये आपको एज अ ट्रिक याद रखनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी से होता है हेमरेज की प्रॉब्लम। अब हेमरेज क्या होता है, जब ब्लड की क्लोटिंग ना हो, उसमें टाइम लगे ब्लड क्लोटिंग में, मेनली इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और इस वजह से ब्लड क्लोटिंग होने में समय लगना शुरू हो जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम होगा फाइटोन एडिओन, फाइटोन एडिओन। तो इसको हम याद रखेंगे, आपको पीछे से रीड करना है, ठीक है। पीके से आपको इसे याद रखना है, पीके मूवी आई थी राइट, तो के से विटामिन के और पी से मतलब फाइटोन एडिनोन। नेक्स्ट हम चलते हैं अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे, और जो कि विटामिन सी और विटामिन बी दोनों वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल हम कवर कर चुके हैं। और अब हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंड आई थिंक मेरे को इसको रब कर देना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। विटामिन ए याद कीजिए, विटामिन ए अरे रेटिनोल। विटामिन सी से हमने क्या देखा था, सी ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी से हमने क्या देखा था, डीसी, मतलब विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होगा कैल्सीफेरोल। विटामिन ई मतलब मत टोको, तो टोकोफेरोल। विटामिन के पीके से हमने याद किया फाइटोन एडिओन, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उनके साइंटिफिक नेम देखेंगे और उनमें से कुछ ही है जिसकी हमें डिजीज देखनी है। सो स्टार्ट करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, टोटल 8 विटामिन होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, 1, 2, 3, विटामिन B5, B6, B7, B9 और B12। ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, इसमें 3 का डिफरेंस है, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। इसमें हम कोई ट्रिक नहीं देखेंगे याद करने का, आपको सिर्फ 1-2 बार रीड करना है, उससे आपका ये हो जाएगा। तो विटामिन B1 होता है बेरी, इसको हम बोलते हैं थायमिन। उसके बाद B2 जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन, और इसमें ये डिजीज होती है अरिबोफ्लेविनोसिस। इसमें मेनली क्या होता है, जो आपके हैंड्स वगैरह ना यहाँ पे कुछ रेडिश हो जाता है और स्किन जो है थोड़ी सी डल होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, तो इसमें यही है। लेकिन मेन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, B2 का साइंटिफिक नेम, तो आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन। B1 का साइंटिफिक नेम थायमिन, और इससे डिजीज कौन सी होती है, बेरी। और आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेरी डिजीज में क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके।
नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नियासिन बोलते हैं और इसका नाम है, इससे प्रॉब्लम होती है पेलेग्रा की। ठीक है, ये भी आपको सर्च करना है कि पेलेग्रा क्या होता है और फिर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना है। नेक्स्ट B5 का सिर्फ हमें साइंटिफिक नेम देखना है, इसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। तो आपने B5 में 5 आ रहा है और पेंटो का मतलब भी 5 होता है, तो आपको ये याद रखना है। B5 का साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड। B6 का है पायरिडोक्सिन और इससे डिजीज होती है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो चुकी है। तो आपको रेड ब्लड सेल की जब कमी हो जाती है, इट मीन्स आपकी बॉडी में B6 की कमी है, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो चुकी है। नेक्स्ट है B7, इसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। फिर आता है B9, इसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। एंड देन B12, इसका साइंटिफिक नेम है कोबालमिन। आई होप आपको सारे विटामिन, उनके साइंटिफिक नेम्स और साथ में उनसे जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं वो क्लियर हो चुका है। तो आप इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। और साथ में इस चैप्टर की जो पेज नंबर 16 पे टेबल दी हुई है उसको भी डीपली रीड करना होगा आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो विटामिन्स आर डिस्कवर्ड बाय कैसिमिर फंक। नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C आर वाटर सोल्यूबल एंड विटामिन A, D, E, K आर फैट सोल्यूबल। हम हे हाय एवरीवन, दिस इज लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हम मेनली देखेंगे मिनरल्स कौन कौन से जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं वो, और उनसे अगर उनकी कमी हो जाती है तो वो कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं, तो ये हम इसमें देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं वो डिके होने शुरू हो जाएंगे, ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। अब आपको कैल्शियम का सोर्स पता करना है, तो कैल्शियम जो है हमें मेनली मिल्क से मिलता है, तो आप सोर्स में मिल्क ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयोडीन। आयोडीन एक मिनरल है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये नेक पार्ट होता है ना, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है और वो उसमें सूजन आ जाती है, वो सूज जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं गॉइटर डिजीज़। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको आयोडीन जो है हम उसका सोर्स क्या हो सकता है, तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो उससे हमें आयोडीन मिल जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि आयरन की अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो उससे हमें एनीमिया होता है। और एनीमिया क्या होता है, जब आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका नंबर ऑफ आरबीसी सेल्स का काउंट कम होने लग जाए तो उस केस को हम बोलते हैं एनीमिया। और एनीमिया आयरन की कमी से होता है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स की वजह से भी होता है, तो आपको उस वीडियो में से देख के बताना है कि कौन से विटामिन B की कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की अगर कमी हो जाती है बॉडी में, जो कि हम ले सकते हैं मिल्क से या फिर बनाना से, तो हमें फॉस्फोरस की हमारी पूर्ति हो जाएगी। बट हम अगर इन चीज़ों को अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो हमें एक प्रॉब्लम होगी जिसे हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो ये क्या होता है, मेनली ये हड्डियों का रोग होता है। जैसे रिकेट्स था ना, विटामिन D की कमी से रिकेट्स हुआ था, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगी थी, सॉफ्ट होके मुड़ने लगी थी, ऐसे ही फॉस्फोरस की कमी से ओस्टियोपोरोसिस होता है। और इसमें मेनली क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं ना, ठीक है, हड्डियाँ जो होती हैं इनमें गैप बढ़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पे जो है पोर्स होने लग जाते हैं और वो जैसे धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं हड्डियाँ, तो उसी को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। लास्ट एंड फाइनल हम देखते हैं कैल्शियम और विटामिन D दोनों की कमी से। विटामिन D की कमी से क्या हो रहा था, रिकेट्स हो रहा था, ठीक है, और कैल्शियम की कमी से क्या हो रहा था, बोन एंड टूथ डिके हो रहा था। लेकिन अगर दोनों की साथ में हो जाती है तो इससे डिजीज होती है ओस्टियोमैलेशिया। आई होप आपको ये चैप्टर टिप्स पे बिल्कुल विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका होगा। और अगर स्टिल आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और अपने रिव्यू भी दीजिएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।
Don't forget to like the video and share it among your friends. Do subscribe. चक दे फटे. Hey, hi everyone. इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 साइंस, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक. सो हमें देखना है कि कैसे फाइबर से यान बनता है, धागा बनता है, और धागे से फिर हम जो कपड़े पहनते हैं वो बनते हैं. तो इस प्रोसेस को हम इस चैप्टर के थ्रू देखने वाले हैं. आई होप आपको समझ आ जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. दैट सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइबर्स के टाइप्स कितने होते हैं. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. वन इज़ नेचुरल एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक. ओके, नेचुरल कौन से होते हैं? जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम प्लांट्स या फिर एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स. नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आर्टिफिशियल, जो कि हम लैब में क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स का यूज़ करके जब हम फाइबर्स को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक. अब वन बाय वन उनके एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि नेचुरल फाइबर में सबसे पहले आता है कॉटन एंड जूट, जो कि हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है. नेक्स्ट इज एनिमल्स. एनिमल से हमें कौन से ऑब्टेन होते हैं? वूल और सिल्क. नाउ ओपनिंग क्वेश्चन है इस लेक्चर का आपके लिए कि व्हाट इज एपीकल्चर. इसमें किस चीज़ की रियरिंग की जाती है? तो आपको ये आंसर करना है. एंड प्लीज़ ट्राई कि जो भी वीडियो देखता है वो सभी इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें. नेक्स्ट, आपने देखा वूल और जो सिल्क होती है वो हमें एनिमल से मिलती है. कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलती है. इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कॉटन और जूट के बारे में, कि इनको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, किस कंडीशंस में ये ग्रो होती हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं. और ये देखते हैं हम जो वूल होती है वो हमें किससे ऑब्टेन होती है और सिल्क जो हमें किससे ऑब्टेन होता है. तो सिल्क होता है हमें कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म से. तो ये कुकून जो होता है सिल्क वॉर्म सा, उससे हमें सिल्क ऑब्टेन हो जाती है. और वूल जो है हमें बहुत सारे एनिमल से होती है, जैसे कि शिप हो गया, गोट होगी, और साथ में फिर रैबिट हो गए, याक हो गया, कैमल्स हो गए. इन सब से हमें वूल ऑब्टेन होती है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं. तो आप एक वर्ड याद रख लीजिए, दैट इज़ नैप. नैप क्या क्या मतलब होता है? थोड़ी देर के लिए सोना. मतलब आप रात में सोए नहीं हो बट दिन में आप ऑफिस टाइम में थोड़ी बहुत 5 मिनट की नैप ले ली आपने, तो उससे आप याद रख सकते हैं नैप का मतलब क्या होता है. इसमें हम देखेंगे नैप है, ये सारे ट्रिक है ये आपके लिए सिंथेटिक फाइबर्स को याद रखने की. नैप, एन स्टैंड्स फॉर नाइलॉन, ए स्टैंड्स फॉर एक्रिलिक एंड पी स्टैंड फॉर पॉलिस्टर. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमें ये जो कॉटन ऑब्टेन हुआ है कॉटन प्लांट से, और उसके बाद जो हमें ये धागा बनना है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. तो सबसे पहले आता है जब फाइबर से यान बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग. क्या बोलते हैं? स्पिनिंग. स्पिनिंग क्या होता है? फाइबर से धागा बनाना. ठीक है, ये धागा किस प्रोसेस से बना है? स्पिनिंग प्रोसेस से धागा बना है. ठीक है, इतना समझ आया. इसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं मेनली? तो वो की जाती है टकली और दूसरा होता है चरखा. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो चरखा है वो इंडिया में किस महान हस्ती ने इनको पॉपुलर किया था? तो वो थे महात्मा गांधी. और इन्होंने ही, इनके ही वजह से 1956 में, कब? 1956 में एक KVIC को एस्टेब्लिश किया गया था, जो थी खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन, जो कि 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी. और चरखे को किसने पॉपुलर किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने. और जो स्पिनिंग प्रोसेस होता है, जो ये हमें धागा मिलता है, ये हमें किस मशीन की हेल्प से बनता है? ये बनता है टकली की हेल्प से. और टकली का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम हैंड स्पिंडल बोलते हैं, और ये चरखे की वजह से भी बन जाता है. तो आई होप आपको स्पिनिंग क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस धागे से. ठीक है, जो मैंने अभी टी शर्ट पहन रखी है वो कैसे बनी होगी?
तो उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं, ये इसमें दो प्रोसेस होते हैं मेनली, वीविंग और नीटिंग। तो धागे से जब हमें कोई फैब्रिक का मतलब होता है क्लोथ्स, जब धागे से फैब्रिक बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग या फिर नीटिंग। अब ऐसे ही दो धागों का यूज़ किया जाए, ठीक है, और फिर कोई कपड़ा बनाया जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। तो वीविंग में क्या होता है, टू सेट्स ऑफ यार्न को यूज़ किया जाता है। और नीटिंग में क्या होता है, नीटिंग में सिर्फ एक सिंगल जो यार्न है, सिंगल धागा है, उसकी हेल्प से ही कपड़ा बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं नीटिंग प्रोसेस। तो आई होप आपका कपड़ा बन चुका है, हमने ये देख लिया। अब आपको नेक्स्ट एक प्रोसेस होता है, हमें पता चलेगा जो ये कॉटन है ये हमें प्लांट से कैसे ऑब्टेन हुई है। तो फर्दर हम देखेंगे कि कॉटन प्लांट से हमें कॉटन कैसे मिलती है, और उसके लिए जो कॉटन प्लांट होते हैं उनमें जो सीड्स होते हैं उनसे हमें जो फाइबर मिलता है उस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। सो पहले इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। हमने देखा फाइबर से धागा बनाया स्पिनिंग की प्रोसेस से, जो कि टकली और चरखे की वजह से होता है। चरखा किसने पॉपुलर किया था, गांधी ने। KVIC कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1956 में। और अब हम देखेंगे कि धागे से हमने फैब्रिक देखा, दो प्रोसेस से बनता है, वीविंग और नीटिंग से। वीविंग का मतलब होता है टू सेट्स ऑफ यार्न को यूज़ करके जब कपड़ा बनाते हैं उसको हम वीविंग बोलते हैं। अब VWE इसमें ऑलरेडी V आया हुआ है, V का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो आप इससे याद रख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। V का मतलब टू सेट्स ऑफ यार्न और नीटिंग का मतलब होता है सिंगल यार्न से जब कोई कपड़ा बनाया जाए। अब हम देखते हैं कॉटन प्लांट, ठीक है। अब जैसे देखो, ड्राइंग के साथ थोड़ा बियर कीजिएगा, ये कॉटन का प्लांट है, ओके। यहाँ पे जैसे ही फ्रूट आता है तो ये जो फ्रूट होता है ना कॉटन प्लांट का, ये लेमन साइज का फ्रूट होता है। और लेमन साइज का फ्रूट जब ये मैच्योर होता है तो ये एकदम से ये ऐसे ऐसे बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने के बाद इसमें से निकलता है एक सीड, और इस सीड के चारों तरफ फाइबर ऐसे ऐसे फाइबर लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। अब इस फाइबर को सीड से अलग करना है, सीड को यहाँ पे और फाइबर को हमें इससे अलग करना है, मतलब ये हमारे फाइबर हैं। तो जो ये सीड होता है और जो ये फाइबर्स होते हैं इनको अलग किया जाता है। तो जब अलग किया जाता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। और ये किससे होता है, बाय कॉम्बिंग। मतलब जैसे हम अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं ना, ऐसे ही सीड्स को कॉम्बिंग किया जाता है और फिर हमें उससे फाइबर ऑब्टेन होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। तो आई होप आपको ये गिनिंग ऑफ कॉटन भी क्लियर हो गया होगा। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा सा। टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में हमने देखा प्लांट से जो हमें ऑब्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट। एंड सेकंड हमने एनिमल से देखा सिल्क एंड वुल। जो वुल होता है वो एनिमल से ऑब्टेन होता है, जैसे कि याक, कैमल्स। एंड जो सिल्क है वो हमें कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमने देखा कि जो हमने ये कॉटन ऑब्टेन किया है, फाइबर जो ऑब्टेन किया है, इससे जो हमने धागा बनाया है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। और देन इस धागे से यूज़ करके हमने जो ये टी शर्ट बनाई है, जो भी हम कपड़ा बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग या फिर नीटिंग। वीविंग में क्या होता है, टू सेट्स ऑफ यार्न। नीटिंग में क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ यार्न। और उसके बाद हमें कपड़ा मिल जाता है। और जो स्पिनिंग होती है वो किसकी हेल्प से होता है, स्पिनिंग होती है टकली और चरखे का यूज़ करके। चरखे को किसने फेमस किया था, गांधी ने फेमस किया था। और KVIC कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये था पूरा प्रोसेस। और नेक्स्ट हमने देख लिया कि हमें कॉटन प्लांट से कॉटन जो बॉल्स होती हैं उनसे हम कॉटन किस प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं, गिनिंग प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। तो ये हम देख चुके हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि कॉटन और जो जूट होता है वो कैसे, किन कंडीशंस में ग्रो करता है। आपने सुना होगा थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं। एक तो खरीफ होती है, देन रबी क्रॉप होती है, देन जायद क्रॉप होती है। तो आपको बताना है कॉटन जो है किस तरह की क्रॉप है।
आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो हमने देखना है कि जो कॉटन है वो कैसी कंडीशंस में ग्रो करता है। सबसे पहले इसको चाहिए ब्लैक सोइल, जिसको हम रिगर सोइल भी बोल देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लैक सोइल या फिर रिगर सोइल। सेकेंड पॉइंट इज क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, वार्म क्लाइमेट। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। ग्रो कैसे करता है, हम फाइबर कैसे ऑब्टेन करते हैं, गिनिंग प्रोसेस से करते हैं। तो जो प्रोसेस होता है गिनिंग, वो भी आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। साथ में आपको बताना है कि कॉटन जो है कौन सी टाइप की क्रॉप है, खरीफ है या रबी है या जायद है। नेक्स्ट पॉइंट है जो है आपका, वो है जूट के लिए। सेकंड पॉइंट इज जूट। तो जूट जो होता है वो हमें किससे ऑब्टेन होता है, उसकी स्टेम से, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज कैसे सोइल चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। लेट मी राइट हेयर, लोमी सोइल। और लोमी सोइल जो होता है ना, वो मिक्सचर होता है सैंड का, क्ले का और सिल्ट का। इसका मिक्सचर होता है सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, और इसमें जूट प्लांट को ग्रो कराया जाता है। और ये इंडिया में मेनली कहाँ पे फेमस है, ये है असम में, वेस्ट बंगाल में और बिहार में, जहाँ पे जूट प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो हम ये देख चुके हैं। और नेक्स्ट जो है, इसको ग्रो कब किया जाता है, इसको कल्टीवेट कब किया जाता है। तो इसको कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन में। कब कल्टीवेट किया जाता है, रेनी सीजन में। सो हमने कॉट और जूट दोनों का देख लिया हमने। कॉट जो है वो ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल चाहिए उसको, और साथ में वार्म क्लाइमेट चाहिए, मतलब गर्म क्लाइमेट थोड़ा। और जो प्रोसेस होता है सीड से धागा फाइबर ऑब्टेन करने का, उसको हम गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। और जो जूट प्लांट है उसकी स्टेम से हमें जूट मिलती है। और ये मेनली रेनी सीजन में कल्टीवेट इसको कर लिया जाता है। और ये ग्रो कहाँ पे की जाती है, मेनली इंडिया में, असम में, वेस्ट बंगाल में और बिहार में। असम जो है आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न में पड़ता है, वेस्ट बंगाल भी आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है, मतलब थोड़ा सा साइड उसके पहले ही आ जाता है, बिहार नॉर्थ में पड़ता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने देखे थे, हाँ, फिर आपके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हाई क्वालिटी की जूट है वो कौन सी कंट्री में ऑब्टेन होती है। तो हाई क्वालिटी की जो जूट है वो होती है बांग्लादेश में। कहाँ पे होती है, बांग्लादेश में। तो आपको ये याद रखना है, हाई क्वालिटी जूट कहाँ पे मिलती है, बांग्लादेश में। उसके बाद जो एक एंशिएंट रिवर होती थी, नील रिवर, वहाँ पे कॉटन प्लांट्स को ग्रो कराया जाता था। और साथ साथ में एक प्लांट और था जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्स, और इस फ्लेक्स प्लांट से भी फाइबर ऑब्टेन होते थे और इससे भी धागा बनता था। तो आपको ध्यान रखना है फ्लेक्स क्या है, फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट जिससे हमें फाइबर मिलते हैं। तो आई होप आपको जो ये चैप्टर है टोटली क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, कंक्लूड हमने कर ही लिया। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में कॉटन, जूट एंड वूल एंड सिल्क, एंड देन सिंथेटिक में आ जाता है पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड नाइलॉन। एंड देन हमने देखा कि जो ऑब्टेन करने का प्रोसेस होता है, जो कॉटन ऑब्टेन होता है हमें फाइबर की फॉर्म में, उसको हम गिनिंग बोलते हैं। एंड देन हमें फाइबर से जब हमें धागा ऑब्टेन होता है इसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। और स्पिनिंग को चरखे की हेल्प से किसने पॉपुलर किया था, गांधी ने पॉपुलर किया था। और इनकी वजह से ही KVIC एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। देन हमने देखा धागे से टी शर्ट कैसे बनती है। ये 2 प्रोसेस यूज़ होते हैं, वीविंग और नेटिंग। वीविंग में V आ रहा है तो हम पता कर सकते हैं कि ये 2 साइड्स ऑफ यार्न से यूज़ करके कपड़ा बनाया जाता है, उसको वीविंग बोलते हैं। और सिंगल साइड को यूज़ करके बनाया जाता है तो उसको निटिंग बोलते हैं। एंड में हमने देखा कॉटन प्लांट के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल, और क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। एंड देन
जो जूट होती है वो रेनी सीजन में कल्टीवेट की जाती है और मेनली जो है ये कौन से स्टेट्स में मिलती है, असम में मिलती है, बिहार में मिलती है और वेस्ट बंगाल में मिलती है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो जूट है वो किस कंट्री की हाईएस्ट क्वालिटी जूट मिलती है, तो वो है बांग्लादेश। और फिर हमने देखा कि जो फ्लैक्स है वो भी एक तरह का प्लांट ही होता है जैसे कॉटन का होता है और उससे भी हमें फाइबर ऑब्टेन होता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और ऑलरेडी हम 6th क्लास के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा और अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। धीरे धीरे हम अप टू 10th स्टैंडर्ड इनको क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Hey, hi everyone. I hope all of you are doing well and preparing for your exams. So start करते हैं चैप्टर 4th क्लास 6 का, जो कि है sorting materials into groups. So आपको materials को एक ग्रुप में सेपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किचन में हमने देखा होगा, हम एक जगह प्लेट्स रखते हैं, एक जगह कटोरी रखते हैं, एक जगह ग्लासेस रखते हैं, एक जगह हम जो बाकी क्रॉकरी होती है उसको रखते हैं। तो ये होता है सॉर्ट करना, ठीक है, कि एक कैटेगरी के लोगों को, एक कैटेगरी की चीज़ों को हम एक एक जगह पे ही रखते हैं और दूसरी चीज़ों को हम दूसरी जगह रखते हैं। सो दिस इज़ नोन एज सॉर्टिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग हम साइंटिफिक टर्म्स में देखेंगे कि कैसे कैसे मटेरियल्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। सो सबसे पहले आता है मेटल्स। मेटल्स कौन कौन से होते हैं? तो जो फ्रेशली कट होते हैं, अगर उन पे लस्टर आता है उस टाइम पे, तो उनको हम बोलते हैं कि दैट दीज आर मेटल्स। और इसके मेन एग्जाम्पल होंगे, फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और गोल्ड हो गया। दीज आर मेटल्स। तो मेटल्स कौन से होते हैं? जिसमें लस्टर होता है। क्या होता है? लस्टर। लस्टर क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होना। और ये कई बार आप ये मत सोचिएगा कि हर एक मेटल्स हमेशा लस्टर ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के साथ, तो उसका कुछ टाइम के बाद लस्टर जो है गायब हो जाता है, ठीक है। और आपको बताना है, हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि अगर ऐसी आवाज़ आती है तो वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ग्लास, ठीक है, और हम ग्लास को अगर टैप टैप करते हैं, ये आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो आपको बताना है, ऐसे स्कूल में भी घंटी बजती है, तो आपको ये बताना है ये मेटल है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी पे हम चलते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी के बेसिस पे, मतलब किसी चीज़ को हम प्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे होते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड। ओके, अगर आप उसको कॉम्प्रेस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कम है, तो वो सॉफ्ट है। और अगर उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ हार्ड सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी 2 टाइप्स की बोल हैं, ठीक है। इस बोल को हम कॉम्प्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ये देखो। और इस बोल को हम कॉम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये प्लास्टिक की है और ये फोम की है। ये देखो, जैसे हवा, जो हवा होती है प्रेस करने पे बाहर की तरफ हो जाती है और छोड़ने पे अंदर चली जाती है। तो ये होता है हार्ड एंड सॉफ्ट। दिस इज सॉफ्ट एंड दिस इज हार्ड। कॉम्प्रेसिबिलिटी के बेसिस पे हम ये देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं, दैट इज सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर में जैसे कि चीनी घोल लेते हैं, नमक घोल लेते हैं, वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, टोटली बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहता है। दैट मीन्स दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और उसके बाद अगर हम उसमें मिट्टी घोलते हैं या फिर पानी में हम ऑयल डाल देते हैं, तो वो घुलता है या नहीं घुलता है? बिल्कुल नहीं घुलता है। दैट मीन्स दीज आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। एक बार आपके सामने प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल कैसे होगा? I have these 2 glass of water, ओके। तो सबसे पहले हम, ये मैंने कुछ पॉट से मिट्टी ले रखी है, इसमें हम ये डालेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको डिज़ोल्व करूँगी, ओके। और डिज़ोल्व करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, बिल्कुल स्टैंड स्टिल, ओके। और इस वाले वाटर में हम डालेंगे ये लिक्विड, जिसके लिए हम, जो माउथ फ्रेशनर भी होता है, आप इसको देखिएगा एक बार। देखो, आपको विजिबल हो रहा है कुछ? डालते ही ये बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो गया ना,
दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका है। विजिबल, तो इसको बोलेंगे हम ये सोल्यूबल सब्सटेंस था। तो ये हमारा कैसा सब्सटेंस था? सोल्यूबल सब्सटेंस था। और अब आप एक बार इस ग्लास को देखिए, मिट्टी को देखिए, नीचे दिख रही है, देखो ये बिल्कुल बैठ चुकी है यहाँ से। ओके, तो ये हमारा इनसोल्यूबल सब्सटेंस एंड दैट इज सोल्यूबल सब्सटेंस। आई होप आपको सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे दोनों सब्सटेंसेस की पता चल गया होगा कौन सा होता है। एक बार हम इसमें एक बार ऑयल भी देख लेते हैं, ऑयल डिजोल्व होता है नहीं होता है। देखो ये है आलमंड ऑयल और ये है हमारा नॉर्मल वाटर जिसमें अभी हमने माउथ फ्रेशनर भी ऐड किया था। तो ये देखना, देखो एक बार ये सारे के सारे ड्रॉपलेट्स जो हैं इसके ऊपर ही हैं, नीचे बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं हुए हैं। इट मीन्स जो ऑयल होता है वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। तो आई होप आपको सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे ये सारे क्लियर हो गए होंगे। फॉर अ सेकेंड हम इसको एक बार रख देते हैं साइड में। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लोट एंड सिंक कि कोई सब्सटेंस फ्लोट होगा या सिंक होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पानी लिया, ठीक है, तो इसमें ये बताओ ये सिंक हुआ कलेक्टर, ये इसमें सिंक हो रहा है। और ऐसे जो हल्के सब्सटेंस होंगे वो इसमें क्या होंगे? फ्लोट होने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट थोड़ा और हायर क्लासेस में आपको और क्लियर कराया जाएगा कि फ्लोट और सिंक कोई चीज़ क्यों होती है। नेक्स्ट इज किसी चीज़ के आर पार आप कितना देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं या फिर थोड़ा देख सकते हैं, तो उस बेसिस में भी डिवाइड किया गया है सब्सटेंसेस को। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज ओपेक, थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट। तो अभी हमने देखा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जिनके आर पार हम बिल्कुल क्लियरली विजिबल, हमें अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल इस ग्लास के अंदर से मैं उधर आर पार देख सकते हो, आप भी इसके इस साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। सो ये क्या हुआ? हमारा ट्रांसपेरेंट हुआ। तो जैसे ग्लास हो गया, वाटर होगी, एयर होगी, ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओपेक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें से हम क्लियर नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने माउथ के आगे ये अपनी नोटबुक रख लेती हूँ तो क्या मेरा फेस आपको विजिबल है? नहीं है। तो इट मीन्स ये जो बुक है ये कैसी है? ओपेक सब्सटेंस है। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? जिसमें से हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, विजिबल नहीं होता है। जैसे कि आप अगर कोई एक पेपर लेना, उस पेपर में कोई भी ऑयली सब्सटेंस को एक बार रब करना और उसके बाद आप उसमें से देखना तो आपको हल्का हल्का उसमें से विजिबिलिटी होने लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा उसमें से विजिबल हो रहा है, तो दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड। तो मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो वाटर में मिलने के बाद एकदम से डिजोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर में आप लेमन जूस मिलाइए, वो डिजोल्व हो जाएगा। ग्लिसरीन मिलाइए, वो भी डिजोल्व हो जाएगी। हनी मिलाइए, वो भी डिजोल्व हो जाएगा। और अल्कोहल का तो आप सभी को पता ही होगा, अल्कोहल को हम जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो भी डिजोल्व हो जाती है। तो ऐसे लिक्विड्स जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स, और ऐसे लिक्विड्स जो पानी में मिलाने पर डिजोल्व नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। सो ये था फाइनल पॉइंट। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल इस सेक्शन का आपके लिए क्वेश्चन है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें कौन से गैस रिलीज होती है? तो ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आई होप आपको ये सारे मेटल्स, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड, सॉल्युबिलिटी, फ्लोट वर्सेस सिंक, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड मिसिबल वर्सेस इमिसिबल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।